हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आरपीएससी के क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम सेकंड ग्रेड 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम 2011 का पेपर सॉल्व करेंगे और सेकंड ग्रेड के जो भी सारे आरपीएससी के पेपर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट ग्रेड और जिस भी अदर एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन्हें अपलोड करेंगे। अगर आपको भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो भी सेल हैं सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जैसे प्रोकैरियोटिक हैं उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी बात करें कि जंतु और पादप जो हैं, एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं, दोनों के अंदर सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला भी, क्योंकि एनिमल्स में कोशिका भित्ति या सेल वॉल अब्सेंट होती है जबकि जो प्लांट है उनमें सेल वॉल पाई जाती है। फिर थर्ड है प्रोकैरियोटिक, जो असीम केंद्री हैं उनमें क्या होता है, कला युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें जो भी प्रोकैरियोटिक हैं उनमें डबल मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन वाले जो भी ऑर्गेनल हैं उनका अभाव होता है। फिर हम फोर्थ की बात करें, नवीन कोशिकाओं का निर्माण अजैव पदार्थों से होता है। बिल्कुल ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि उनका प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पूर्व स्थित कोशिकाएं हैं, उन्हीं से निर्माण होता है नई कोशिकाओं का। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोकैरियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें कला युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए सेल साइकिल। सेल साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या है, आप सभी को पता होगा सेल साइकिल की सीक्वेंस, तो क्योंकि ये तो ज़्यादा कोई डिटेल वाला क्वेश्चन भी नहीं है। तो सबसे पहले आती है G1 फेज, फिर इसके बाद में S फेज मतलब जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज और उसके बाद में M फेज जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, द फॉस्फेट ग्रुप एंड सुगर मॉलिक्यूल ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय। जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो सुगर मॉलिक्यूल है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का, वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है। हमें एक्चुअल में पूछा है डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो डीएनए और आरएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में पाया जाता है। और जबकि पूछ ले पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोटीन में एमिनो एसिड्स के बीच में, और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो पाया जाता है सुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट में। क्वेश्चन नंबर है फोर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। हमें क्या कर रखा है, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले दे रखा है हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरन काइमेटस, अधश्चर्म धड़ोतकी किसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो हाइपोडर्मिस है वो रूट में नहीं पाई जाती, रूट में एब्सेंट होती है। तो जो भी हमारे रूट के ऑप्शन है वो तो यहाँ पे डायरेक्टली कट हो गए। बात करें दोनों स्टेम्स की तो हम इसमें और पढ़ लेते हैं कि हाइपोडर्मिस तो स्क्लेरन काइमेटस हो गए। बाकी सेकंड ऑप्शन है वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड स्केटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। सी वाली जो कंडीशन है वो किसमें पाई जाती है, तो कौन सा ऐसा स्टेम है जिसमें वैस्कुलर बंडल हमें मेन फोकस करना है, वो क्या करते हैं, स्केटर्ड या ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं। बिखरे हुए आपको पता है किसमें पाए जाते हैं, मोनोकोट में, क्योंकि मोनोकोट जो है वो उसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। कैम्बियम नहीं पाए जाने के कारण इनके जो वैस्कुलर टिश्यू हैं वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड हम पढ़ लेते हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, और ये भी मोनोकोट स्टेम की एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली दे रखा है कि जो मोनोकोट स्टेम है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में बनती है और जो मोनोकोट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें हमें अलग अलग फैमिलीज दे रखी हैं और उन फैमिलीज को हमें सेकंड से मैच करना है, सेकंड जो लिस्ट दे रखी है उससे मैच करना है। सबसे पहले जैसे हम बात करें ब्रेसिकेसी की, तो जो ब्रेसिकेसी है उसमें क्या पाया जाता है,
अगर हम इन सारे ऑप्शंस में से देखें तो इनमें पाया जाता है स्टेमन टेट्राडाइनेमस। ठीक है, हिंदी में भी वापस से बता दूंगी। फिर सेकंड जो है वो है मालवेसी। मालवेसी में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? एंथर मोनोथिकस। इनके जो एंथर हैं वो मोनोथिकस कंडीशन में पाए जाते हैं। थर्ड है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी जो है उसमें पाई जाती है कंडीशन फर्स्ट, मतलब गाइनोसियम जो है उनका वो होता है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम पाया जाता है। फोर्थ है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है? मेन विशेषता क्या है? सोलेनेसी मतलब स्वोलन, याद रखना है। सोलेनेसी में प्लेसेंटा स्वोलन या फूली हुई पाई जाती है। लास्ट है लीलिएसी। लीलिएसी का जो बचा हुआ क्या है? फ्लोवर है वो होते हैं ट्राइमेरस। अब हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो ब्रेसिकेसी है, ब्रेसिकेसी में क्या होता है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पहले लगा देते हैं। फिफ्थ में है फोर्थ आंसर। फोर्थ आंसर हो गया इसमें। अब आप हिंदी में भी साथ साथ में क्वेश्चन अगर देखना चाहो या फिर आपको कोई टर्म इंग्लिश या हिंदी दोनों में देखनी है तो दोनों लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी हैं। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ब्रेसिकेसी है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाई जाती है कंडीशन पुंकेसर चतुर्दीर्घी पाए जाते हैं, मतलब जो स्टेमन है वो टेट्राडाइनेमस पाए जाते हैं। सेकंड जो है वो है मालवेसी। मालवेसी में पाए जाते हैं एंथर मोनोकार्पेलरी, इसमें कंडीशन होगी फिफ्थ वाली। फिर है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में क्या पाई जाती है? जायांग पाया जाता है एक अंडपी। सोलेनेसी में हमने बात करी बीजांडाशन, इनमें क्या है? स्वोलन मतलब फूला हुआ पाया जाएगा। और जो लीलिएसी है उसमें पुष्प होंगे त्रितई। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 6। विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। जो वाष्पोत्सर्जन है उसका कौन सा कार्य नहीं है? ट्रांसपिरेशन बाकी क्या, ट्रांसपिरेशन क्या करता है? तीनों फंक्शन करता है, बस एक काम नहीं करता। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। जैसे सबसे पहले खनिज पदार्थों का उत्सर्जन, एक्सक्रीजन करता है। तो खनिज पदार्थों का एक्सक्रीजन ट्रांसपिरेशन के थ्रू नहीं होता, तो हमारा आंसर होगा ये। बाकी ट्रांसपिरेशन की हेल्प से या वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? एक तो होता है अपटेक ऑफ वाटर, क्योंकि जैसे ही प्लांट ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जित करेगा उसमें जल का उद्ग्रहण, जल को अपटेक कर लेगा वो, प्लस जल के साथ में क्या करेगा? अपटेक ऑफ मिनरल्स या खनिज पदार्थों को भी ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। और जैसे ही ये पानी रिलीज होता है पर्णों का, जो लीव्स हैं उनमें कूलिंग टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है? पसीना होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है? ठंडी या कूल हो जाती है। वैसे ही प्लांट्स में होता है ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर है 7। आयरन इज एन। आयरन जो है Fe है वो क्या है? वो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कम मात्रा में प्लांट को जरूरत होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड आर। जो हमारे जो क्वेश्चन है जैसे 2016 और इनमें भी आए हैं, तो उनमें भी क्या होता है? यही वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्या होता है कि उनमें जो ऑप्शंस होते हैं वही यहाँ पे क्वेश्चंस बना के दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। तो आपको क्या करना है? हमेशा चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। पर हमें यहाँ पे पूछा PS फर्स्ट और PS सेकंड के रिएक्शन सेंटर कौन से हैं, तो हमें डायरेक्टली पता है इसका। PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या है? P700 और PS सेकंड का है P680। डायरेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर है 9। दे ओनली 5 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में इंटरमीडिएट के तरीके से, मतलब मध्यवर्ती एक उत्पाद बनता है जो कि 5 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल होता है। ऐसा कौन सा है? कौन सा है? वो है सेकंड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है वो क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के तरीके से बनता है और वो 5 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर है 10। द को एंजाइम ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज इज। जो एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसमें को एंजाइम की तरह कौन फंक्शन, कौन काम करता है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे NADP, NAD, FAD या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे जो NAD, NADP और जो FAD हैं सारे के सारे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में एक को एंजाइम की भांति काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स हैविंग लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। लिविंग सेल्स हैं जो क्या करती हैं? डिवाइड करने की, अपने विभाजन करने की, विभेदन करने की क्षमता को क्या कर देती हैं? खो देती हैं। विभाजन नहीं, सॉरी, विभेदन की क्षमता को खो देती हैं। ठीक है। कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। और वापस से वो क्या करती हैं? उनमें विभाजन की क्षमता वापस से आ जाती है। एक सेल क्या करी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करी, वो विभेदित हो गई पर्टिकुलर, जैसे कि स्टेम बनाने के लिए हो गए।
वापस उनमें कैपेसिटी आएगी, वो डी डिफ्रेंशिएट होंगी, उनमें ऐसी कैपेसिटी आएगी कि वो वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और वापस डिवाइड कर सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड डी डिफ्रेंशिएशन। जैसे मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया कि क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेगी, फिर डिफ्रेंशिएट हो गई सेल, विभेदित हो गई कि जैसे मेरे को शूट या फिर स्टेम बनाना है, उसके बाद में उसे वापस विभाजन की जरूरत पड़ी या वापस डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करेगी, डी डिफ्रेंशिएट कर लेगी खुद को, ठीक है। और अगर उसमें होगा कि ठीक है अब एक बार इनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ गई, अब वापस से ये स्टेम बनाने के लिए डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। मतलब एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद में वापस से उसमें वही क्षमता आना डिफरेंशिएट या विभेदन करने की। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, दोज प्लांट विच रिक्वायर ए फोटो पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग आर कॉल्ड। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें पुष्पन के लिए सुनिश्चित क्रांतिक दीप्त काल से दीर्घ अवधि का दीप्ति काल, मतलब लॉन्ग डे प्लांट की एक्चुअल में यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा कि नॉर्मल एक टेम्परेचर है, लाइट है, उससे ज़्यादा उनको लाइट चाहिए, ज़्यादा फोटो पीरियड चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। हमें इस फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मैच करना है। इसमें हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर या वैद्युत अवक्षेपितर दे रखा है। ये क्या करता है, ये करता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ये क्या करता है पार्टिकुलेट मैटर या फिर कणिकीय जो पदार्थ हैं उनको, उनके लिए हम क्या काम में लेते हैं, वैद्युत अवक्षेपितर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। सेकंड जो है वो है CFC। जो CFC है वो क्या होती है, CFC क्या काम में आती है, वो होती है ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन जो परत है उसके क्षरण के लिए, तो ओजोन अवक्षेपे के लिए हो गई CFC। थर्ड है सैनिटरी लैंडफिल्स। जो सैनिटरी वगैरह हैं जो लैंड में, भूमि में दबाई जाती हैं, वो किससे रिलेटेड होती हैं, स्वच्छता भू परख, तो ये किसके लिए होती हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये है म्यूनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट से, ठीक है, नगर पालिका का जो ठोस अवशिष्ट है उससे रिलेटेड। फिर लास्ट है फोर्थ, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होती है एजिंग ऑफ लेक्स, यूट्रोफिकेशन या में होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि झीलों में ज़्यादा ही न्यूट्रिशन बढ़ जाए, इस वजह से ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, तो ऊपर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, नीचे के जीवों तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देंगे, इस वजह से जो नीचे के जीव हैं उनकी डेथ हो जाएगी, इसकी वजह से होगी लेक्स की एजिंग। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 14, इन लाइकेन्स द फंक्शन ऑफ माइक्रोबायोन्ट इज। माइक्रोबायोन्ट है वो लाइकेन में क्या फंक्शन करता है। अब लाइकेन में दो कंडीशन पाई जाती हैं, क्वकांस, देखो अब हिंदी में तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है मतलब कवक का क्या काम है, लेकिन इंग्लिश में होते हैं माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। माइक्रोबायोन्ट जो है वो तो कवकांस बोलते हैं, कवक से रिलेटेड, और जो फाइकोबायोन्ट है उसको बोलते हैं सेवालांस या सेवाल, एल्गी से रिलेटेड होता है। एल्गी का तो हमें पता है ग्रीन कलर की होती है, फूड बनाने का काम करती है, लेकिन कवक क्या काम करता है, जो फंगस है वो क्या करती है लाइकेन में, वो करती है एक तो खनिज पोषकों का अवशोषण करके लाती है, साथ में जल का भी करती है और सुरक्षा प्रदान करती है, और ये जो जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं इन्हीं की हेल्प से एल्गी जो है वो फूड बना लेती है, ठीक है। तो और क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि लाइकेन किससे बना होता है, एल्गी प्लस फंजाई, शैवाल और कवक, या फिर माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट, कोई भी इनमें से ऑप्शन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज्यादा अपना योगदान देती है। ये क्वेश्चंस भी आरपीएससी द्वारा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। इसका आंसर है सेकंड CO2। CO2 जो है वो ग्लोबल, डायरेक्टली पूछ लें ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा किसकी वजह से होती है, CO2 की वजह से, या ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है सबसे ज्यादा या सबसे मेजरली होती है CO2 गैस। क्वेश्चन नंबर है 16, कार्डियक मसल्स फाइबर आर। जो हृदय पेशीय तंतु या जो कार्डियक मसल्स हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर है सेकंड, रेखित और अनैच्छिक, स्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जिनको हम अपनी इच्छा से हिला नहीं सकते और रेखित होते हैं। यह एनिमल फिजियो का क्वेश्चन है, डायरेक्टली NCERT से है।
क्वेश्चन नंबर है 17, एंटीबॉडीज अगेंस्ट जर्म्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड इन। जर्म्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है, उन एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? तो एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है थाइमस में। ऑप्शन नंबर सेकंड, जो लिम्फोसाइट की थाइमस है उसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और आपको एक थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड एक फैक्ट बताती हूँ कि थाइमस जो ग्लैंड है वो एज के साथ साथ घटती जाती है। जैसे बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी थाइमस ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन जैसे ही उनकी एज बढ़ती जाती है, जैसे 14 ईयर के आसपास आप ले लो, 14 ईयर के आसपास के बाद में थाइमस जो ग्लैंड है वो घट जाती है और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाती है। अब थाइमस ग्लैंड की वजह से एंटीबॉडी बनती है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी इम्यूनिटी थाइमस ग्लैंड पर डिपेंड है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को मिट्टी और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलने देना चाहिए, क्योंकि उनमें अगर कोई डिजीज़ भी हुई तो उस टाइम हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी और वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएंगे। अगर उस एज में नहीं बनी तो उसके बाद में तो हमें वैक्सीन्स वगैरह पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, विच हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन को रिलीज किया जाता है? तो इससे बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है, उनमें से कुछ हैं, कौन से? वो है LH, FSH और ग्रोथ हार्मोन। LH, FSH और ग्रोथ हार्मोन है, उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर है 19, द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए मैमल्स इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेंढक का सिरा तंत्र स्तनी के सिरा तंत्र है उनसे डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है? जो हमारे मैमल्स में पाया जाता है उसकी बजाय मेंढक का वीनस सिस्टम डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? वो होता है रीनल पोर्टल सिस्टम की वजह से, क्योंकि मेंढक जो है उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन मैमल्स में नहीं पाया जाता। जैसे मैमल्स और जो मेंढक हैं दोनों में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो सिर्फ मेंढक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20, द रीजन ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व्स पासेज आउट द रेटिना इज कॉल्ड। मानव नेत्र के दृष्टि पटल का वह क्षेत्र जहां से दृक तंत्रिका निकलती है। ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकलती है? ह्यूमन आई से। तो जो ऑप्टिक नर्व है वो निकलती है ब्लाइंड स्पॉट या फिर जिसको हम बोलते हैं अंध बिंदु। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन की आई है उसमें से ऑप्टिक नर्व जो है, दृक तंत्रिका है, वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट से। क्वेश्चन नंबर है 21, ए टॉक्सिक सबस्टांस हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड रिकरिंग हाई फीवर इन ए मैन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इज रिलीज्ड बाय। हीमोजाइन क्या है? एक टॉक्सिन है जो मलेरिया से पीड़ित मनुष्य में ठिठुरन और उच्च आवृत्ति की ज्वर या बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कहाँ से रिलीज होता है? तो जब भी मलेरिया होता है तो रोगी में क्या होता है? ठिठुरन पैदा हो जाती है और हाई फीवर हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये है कि वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हीमोजोइन टॉक्सिन की वजह से। सेकंड क्वेश्चन है कि हीमोजोइन टॉक्सिन है वो कहाँ से रिलीज होता है या किसके द्वारा रिलीज होता है? ये रिलीज होता है लाल रुधिर कणिकाओं के फटने से। जो आरबीसी हैं वो अगर रप्चर हो जाएंगी उसकी वजह से होता है हीमोजोइन रिलीज, और उसकी वजह से ही ठिठुरन पैदा होती है रोगी में। क्वेश्चन नंबर है 22, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर। जो कॉकरोच हैं, तिलचट्टा है, उसके मुखांग होते हैं। कौन से टाइप के मुख के अंग या माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं तिलचट्टे या कॉकरोच में? कौन से पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कृतनक एंड च्वर्णक टाइप के, बाइट करने वाले और च्यू करने वाले। मतलब बाइट भी कर सकते हैं, वो काट भी सकते हैं, प्लस च्वर्णक चबाने वाले, चिविंग टाइप के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स दैट। नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत है, उसमें क्या बताया गया? पहली बात तो है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी दी थी डार्विन ने। डार्विन ने बताया कि नेचर सेलेक्ट करती है, मतलब जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो तो आगे क्या करेगा? सर्वाइव कर जाएगा, और जो अनफिट होगा उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब नेचर सेलेक्ट करेगी कि कौन से ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को हमें आगे बढ़ाना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन फेवरेबल एंड यूजफुल वेरिएशन विच अपीयर अमोंग इंडिविजुअल्स। प्राकृतिक वर्ण क्या करता है, जीवों में उत्पन्न अनुकूल और जो उपयोगी विभिन्नताएं उन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन इज ड्यू टू। जो एलोपेट्रिक स्पेशिएशन है, एलोपेट्रिक के थ्रू स्पीसीज बनती हैं, वो किसकी वजह से बनती हैं? वो बनती हैं जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड, ठीक है, इसमें जैसे एक बीच में पहाड़ी आ गई, एक स्पीसीज थी, वो क्या है, उसके बीच में पहाड़ी आ गई, अब उनमें से कुछ मेंबर क्या करते हैं, पहाड़ी के उस पार दूसरे पार चले जाते हैं, धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और हम कुछ टाइम, काफ़ी ईयर्स के बाद में देखेंगे तो क्या करेंगे, इधर वाली जो स्पीसीज है दूसरी साइड वाली स्पीसीज से डिफरेंट होगी, मतलब वो एक नई स्पीसीज बना लेगी। किस वजह से? जियोग्राफिकल सेपरेशन, या समष्टियों का क्या होता है, भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई स्पीसीज बनती है। इसे ही हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेशिएशन या विस्थानिक जाति। विस्थानिक मतलब अलग अलग स्थानों की वजह से बनने वाली। क्वेश्चन नंबर है 25। इन ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई जिसका बोलते हैं हम, ठीक है, पीछे की ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर का कॉमन नाम क्या है, वो है फ्रूट फ्लाई। इसमें रेड आई जो कलर है वो डोमिनेंट है व्हाइट आई कलर पर, विच होमोजाइगस रेड आइड इंडिविजुअल। होमोजाइगस रेड आई वाला एक इंडिविजुअल है, उसका हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस व्हाइट आई वाले से, तो इसको हम लिख लेंगे स्मॉल लेटर्स में, व्हाइट आई वाले से हम क्या करवाएंगे, क्रॉस। इंडिविजुअल जो है F1 जनरेशन के R और R, इसमें सारे क्या है, रेड कलर के ही होंगे, इनको हम क्या करेंगे, वापस से इंटर क्रॉस करवाएंगे, खुद से ही सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, और 12 इंडिविजुअल हमें प्राप्त हुए। उनमें से क्या करते हैं कि व्हाइट आई वाले इंडिविजुअल कितने होंगे, तो व्हाइट आई वाले इंडिविजुअल कितने होंगे, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि नॉर्मली रेशियो क्या निकलता है, हम जब बात करें तो हमारा जो रेशियो है वो निकलता है 3:1। ठीक है, अब हमसे, ठीक है, फिनोटिपिकली पूछा है हमें, स्पेशली जीनोटाइप का नहीं पूछा है, तो हम फिनोटाइप के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। इसमें हमारा रेशियो नॉर्मली आता है 3:1। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 12 हैं, मेंबर 12 हैं, और हमारे यहाँ पे हैं 4 है, मतलब इससे कितने गुना हो गए, 12, 4 चौक 12, मतलब 4 गुना हो गए, तो हमें हर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो होगा वो इसी के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो रेशियो है वो आंसर जो है, सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होंगे, 4 से 3 को गुना करेंगे तब 12 आता है, मतलब यहाँ पे 3 को वापस से 3 करेंगे मतलब 9, और 1 को 3 से करेंगे मतलब 3। 9:3 का रेशियो हमें मिलेगा अगर 12 प्रोजेनी है तो। और हमें पूछा व्हाइट आई का, तो 9 तो है रेड आई वाली और 3 है व्हाइट आई वाली, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट में ये पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। कौन सी ऐसी डिजीज है जो सेक्स लिंक्ड है, मतलब कौन सा लिंग सहलगन रोग है, कौन सा है, नाइट ब्लाइंडनेस, एजाइमा, ग्लूकेमा और हीमोफीलिया। तो आपको पढ़ते ही इसका आंसर पता है, मेरे को पता है क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है। और इसके अलावा बात करें हम तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है। क्वेश्चन नंबर है 27। व्हाट आर द बायोलॉजिकल टूल्स ऑफ आरडीटी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो पुनर्योगज डीएनए टेक्निक है उसमें जैविक औजार क्या है, उसमें क्या है जैविक औजार, तो क्या क्या काम में आते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। पता है आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डीएनए के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक स्पेसिफिक साइट से कट करने के काम में आता है, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, तो ये टूल तो हमें चाहिए। सेकेंड है कॉम्पिटेंट होस्ट, योग्य मेजबान, मतलब अब जो डीएनए का ये जो वांछित पार्टिकल है ये हमें किस होस्ट में सप्लाई करना है, तो इसके लिए हमें एक होस्ट भी चाहिए, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड है क्लोनिंग वेक्टर, ये जो डीएनए का पार्टिकल हम होस्ट में सप्लाई करेंगे इसके लिए हमें किसी ना किसी वेक्टर या वाहक की जरूरत पड़ेगी, तो हमें चाहिए क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। आरडीटी में हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक कॉम्पिटेंट होस्ट और क्लोनिंग वेक्टर सारे के सारे की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर है 28। A committee set up by Government of India to make decision regarding the validity of GM, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट या एनिमल स्पीसीज हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक कमेटी गठित की जाती है। क्या, किसके लिए, रिसर्च और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM
ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, उसकी रिसर्च करती हैं और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखती है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी जो आनुवंशिक रूपांतरित अनुसंधान की वैधता तथा आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के जन उपयोग के प्रति सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेती है, ऐसी कौन सी कमेटी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो इनको क्या करती है, इनकी सेफ्टी को अप्रूवल देती है, तो ये है GEAC। ठीक है। और आप सभी जो और सारे ऑप्शन है इनकी भी फुल फॉर्म देख लेना। क्वेश्चन नंबर है 29 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है प्राणी जो क्रमशः असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्वीय सममिति, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हमें अलग अलग एग्जाम्पल लेना है जिनमें से एक असममिति के लिए होगा, एक अरीय असममिति के लिए और एक द्विपार्श्वीय या बाइलेटरल सिमेट्री के लिए होगा। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जैसे सबसे पहले बात करें स्पंज की, स्पंज किसका मेंबर है? पोरीफेरा का मेंबर है और पोरीफेरा में एसिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद में सेकंड है तारा मछली या स्टार फिश, जो किसकी मेंबर है? तारा मछली या स्टार फिश है इकाइनोडर्मेटा की, और इकाइनोडर्मेटा में क्या पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेटा में आपको स्पेशली याद रखना है, उसमें रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री दोनों पाई जाती है। उसकी जो लार्वा है और उसके एडल्ट है उनमें दोनों में अलग अलग टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम के नीचे, टेबल जो दे रखी है उसमें। तो इसको आपको कमेंट में बताना है अडल्ट में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है और लार्वा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। हम यहाँ बात करेंगे थर्ड केकड़ा या क्रैब की, और क्रैब में कौन सी पाई जाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, विच ग्रुप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन बींग? ह्यूमन बींग में हम में कौन सी प्लेसेंटा पाई जाती है? ह्यूमन बींग में तो हमारी प्लेसेंटा तो आप सभी को याद होनी चाहिए, कौन सी पाई जाती है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। ठीक है। हीमोकोरियल या फिर इसकी क्या होती है? मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा पाई जाती है। बीच में जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैं, तो हम सिर्फ बायो के क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 55, विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन। B12 जो धातु है वो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है। B12 में कौन सी मेटल पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? डायरेक्ट आंसर है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 4। कोबाल्ट जो धातु है वो पाई जाती है विटामिन B12 में। फिर इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 60, फोटोकेमिकल स्मोग इज ऑल्सो नोन एज। जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा है इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ऑक्सीकारक धूम कोहरा के नाम से। इसके बाद में हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है 91 का, जब किसी पादप की अंड कोशिका अथवा भ्रूण कोश की किसी भी अन्य कोशिका से बिना निषेचन क्रिया के अगुणित भ्रूण का परिवर्धन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमें क्या करना है कि जब एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है किससे? या तो एग से डेवलप कर लें डायरेक्टली, या फिर एम्ब्रियो सेक से, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं करवाते। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, अनावृति असंग जनन। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि एम्फीमिक्सिस हो गया, पार्थेनोकार्पी है, या फिर एडवेंटिटिव एम्ब्रियोजेनी है, इनमें आप सभी को क्या करना है? इन चारों पांचों की डेफिनेशन एक साथ में कंपेरेटिवली आपको लिखनी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है। हमारा यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं स्पेशली इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जैसे पार्थेनोकार्पी क्या है, एम्फीमिक्सिस क्या है। ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लेक मोटाइल सेल्स इन देयर लाइफ साइकिल? कौन सा ऐसा एल्गी या कौन सा शैवाल है जिसके जीवन चक्र में गतिशील कोशिकाओं का अभाव होता है? गतिशील कोशिकाओं का अभाव है मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। तो कौन से एल्गी में नहीं पाए जाते? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी या फिर रेड एल्गी है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93, विच वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वुड यू सी इफ यू आर आस्क्ड टू बोल्ट ए रोजेट प्लांट लाइक कैबेज बिफोर फ्लावरिंग? अगर आपको बंद गोभी जैसे पदार्थ के अंदर पुष्पन से पूर्व क्या करना है? पुष्पन से पूर्व आपको ग्रोथ रेगुलेटर उसको देने हैं, तो हम कौन से ग्रोथ रेगुलेटर देंगे? तो उसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में इसमें क्या होता है? जिब्रेलिन की हेल्प से होता है बोल्टिंग इफेक्ट। बोल्टिंग इफेक्ट में क्या होता है कि हम
इंटरनोड जो है उसके इलोंगेशन को फ्लोरिंग से पहले स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे इंटरनोड लंबा हो जाता है। इसी को बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। ये होता है जिब्रेलिन की वजह से, जो हम करते हैं कैबेज या बंद गोभी के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 94, फोटो रेस्पिरेशन इज एकम्प्लिस्ड बाय, प्रकाशीय श्वसन संपन्न होता है। तो प्रकाशीय श्वसन किसमें संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसे C2 साइकिल भी बोलते हैं, जो होता है क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 95, व्हाट इज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म, केंचुए में वृक्क वन का क्या मतलब है? तो केंचुए में फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं क्लाइटेलर खंडों में उपस्थित अध्यावरणीय उत्सर्गिकाओं को। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगी किसमें? क्लाइटेलर जो सेगमेंट हैं अर्थवॉर्म के, उसके अंदर इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया पाए जाएंगे, हम उन्हें बोलेंगे फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 96, द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रो कॉमन डिसेंट या ओरिजिन थ्रो बिकम फंक्शनली डिफरेंट आर कॉल्ड। अलग अलग जातियों के वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो, ठीक है, उत्पत्ति ओरिजिन तो उनका सेम हो लेकिन कार्य फंक्शन में डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे समजात या होमोलॉगस ऑर्गन। और इसका ही रिवर्स हो जाए, उत्पत्ति तो उनकी अलग अलग हो लेकिन वो सारे एक एरिया में आकर के काम सेम करने लग जाएं, उनको बोलेंगे एनालोगस या समवर्ती। पर यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 97, कैरेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ऑल कोऑर्डिनेट्स इन सम स्टेज ऑफ अदर लाइफ साइकिल। किस समूह के लक्षण सभी कशेरुकियों के जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं? इसका आंसर हमारा होगा सेकंड, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाएंगी, डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, पृष्ठरज्जु, घर्षणी क्लोम छिद्र और पृष्ठीय नालावत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 98, ए ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, कोरक रंध्र जो ब्लास्टोपोर है वो पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है गैस्ट्रूला स्टेज में। गैस्ट्रूला एंड इज द ओपनिंग ऑफ आर्कियन ट्रियोन। अब इसमें ब्लास्टोपोर के नाम से लग रहा है कि ये ब्लास्टूला स्टेज में पाया जाएगा, जबकि एक्चुअल में ये गैस्ट्रूला स्टेज में, जब एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, एक बहुत एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ और एनस पाया जाता है, उसमें पाया जाता है ब्लास्टोपोर। क्वेश्चन नंबर है 99, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय ए बैक्टीरियोफेज। एक बैक्टीरियल सेल से, एक बैक्टीरिया से दूसरी जीवाणु कोशिका जो है उसमें हम डीएनए का ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है वो होता है बैक्टीरियोफेज। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है? ये प्रोसेस होती है ट्रांसडक्शन, पारक्रमण बोलते हैं जिसको। बैक्टीरियोफेज की मदद से जो होती है उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्वेश्चन नंबर है 100, इंडियन कर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्किस। जो दही बनता है वो किसके फर्मेंटेशन से बनता है? अब डायरेक्टली आपको लैक्टोबैसिलस आएगा लेकिन वो सभी में दे रखा है। सेकंड जो है वो दूसरा कौन सा है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं द्वारा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। कौन सा ऐसा है जो जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र है जो प्रतिकृति कर सकता है खुद की और वर्तुलाकार डीएनए के रूप में पाया जाता है? इसका आंसर होगा प्लाज्मिड, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, और इसको हम वेक्टर की तरह भी काम में ले सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, अलग अलग डिजीज दे रखी है, हमें उनको उनके एजेंट से मैच करना है। तो सबसे पहले जैसे दे रखा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से। सेकंड जो है वो वुफिंग कफ। वुफिंग कफ है वो किसकी वजह से होता है? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस की वजह से। थर्ड है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो एजेंट है वो है वेरिसेला। फिर है मीजेल्स। मीजेल्स होता है रूबियोला की वजह से। और लास्ट है न्यूमोनिया प्लेग। न्यूमोनिक जो प्लेग है वो है इर्सिनिया पेस्टिस की वजह से। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप। वैक्सीनेशन के बाद में हमारी बॉडी में क्या बनता है? तो डायरेक्ट आंसर है क्या है? एंटीबॉडी। वैक्सीन जब हम लेते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर की हेल्प से पहला कौन सा हार्मोन बना था?
ये क्वेश्चन सारे के सारे 2016 वाले में भी रिपीट हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंसुलिन। और जो अमेरिका की कंपनी है इली लिली, उसने बनाया था, और आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है उसको उन्होंने नाम दिया था ह्यूमोलिन। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ आरडीटी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अलग अलग स्टेप्स हैं, हमें उन्हें सीक्वेंस से अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहली होगी पहली आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमें आनुवंशिक पदार्थ को पृथक्कृत करना पड़ेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में होगा सेकंड, ये सीक्वेंस में दे रखा है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। हमने एक जेनेटिक मटेरियल ले लिया, अब इसको एक स्पेसिफिक साइट से कट करेंगे, ठीक है, डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर विखंडन करने के बाद में हम क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इच्छित ये जो जीन है, ये जो पार्टिकल जैसे हमने ले लिया, तो इसका हम प्रवर्धन एम्प्लीफाई करवाएंगे, इसको पीसीआर की हेल्प से करवा सकते हैं। फिर है फोर्थ, इंसर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब हमने एम्प्लीफाई करवा लिया, उसके बाद में हम उसको होस्ट के अंदर जो पुनर्योगज डीएनए का मेजबान कोशिका में एंटर करवा देंगे। उसमें करवाने के बाद में हम क्या करेंगे? हमें विदेशी जीन उत्पाद प्राप्त हो गए, प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और उन प्रोडक्ट को फिर आगे हम प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सारी की सारी स्टेप सीक्वेंस से दे रखी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा फोर्थ, दीज कैन कट डीएनए एज स्पेसिफिक बेस साइट। क्वेश्चन नंबर है 107, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इज। हमें क्या करना है? डिजायर्ड जीन या इच्छित जीन को हमें एम्प्लीफाई करवाना है, उसकी कॉपी तैयार करवानी है। तो सबसे बढ़िया मैकेनिज्म कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और ये इसकी खोज जो है वो 1985 में कैरी मुलस ने की थी। क्वेश्चन नंबर है 108, व्हाट इज इको आर1। इको आर1 क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो 2016 में रिपीट हुए हैं इनके। तो इको आर1 क्या है? इको आर1 जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक है, और वो किससे मिलता है? हमें बैक्टीरिया से मिलता है। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर है। बाकी इसके ऊपर आरपीएससी ने स्टार मार्क कर रखा है, अब इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, बाकी है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही। क्वेश्चन नंबर है 109, द शिप डॉली वॉज क्रिएटेड बाय। डॉली जो भेड़ है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाई गई थी? वो बनाई गई थी न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन या फिर केंद्रक प्रतिरोपण के द्वारा। और डॉली जो भेड़ है उसे बनाया था रोजलीन इंस्टीट्यूट में इयान विलमोट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 110, एंजाइम लाइजेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। लाइज जो एंजाइम है, लाइजेज एंजाइम जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एक होता है लाइगेज और एक होता है लाइज। लाइगेज तो क्या है? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, और जबकि जो लाइज एंजाइम है वो क्या करता है? वो करता है यहाँ पे द्विबंध पर अणुओं के योग के लिए और समूहों के विलोपन से द्विबंध उत्पन्न करने के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 वाला, ऑल लिपिड्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस एल्स। लिपिड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो क्या मिलता है? तो यहां पे हमारा जो आंसर है ये होगा फर्स्ट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड। कौन सा आवश्यक या एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, एलेनिन। एलेनिन क्या है? एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। उसके अलावा जैसे वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन, सारे के सारे एसेंशियल या आवश्यक एमिनो एसिड हैं। और जो एलेनिन है ये एसेंशियल नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है? इनको बाहर से लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 113, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है, ग्लूकोज में पाई जाती है पायरेनोज स्ट्रक्चर, और फ्रक्टोज में पाई जाती है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है। एफ से एफ डायरेक्टली याद कर लेना। फ्रक्टोज में पाई जाती है फ्यूरेनोज और ग्लूकोज में पाई जाती है पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर है 114, ट्रू वैक्सेज आर। ट्रू वैक्सेज जो सही वैक्स है वो कौन सी होती हैं? वो होती है लिपिड, ठीक है।
लिपिड को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैक्सेज। तो आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी बायोलॉजी के फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको कौन से क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।